हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स की, या कंपैशनेट ग्राउंड्स अपॉइंटमेंट, दैट इज सीजीए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है आप सभी के लिए। जो भी एस्पिरेंट्स एलडीसी एग्जाम्स या वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में जो है तो सीजीए से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 प्रश्न जो है तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स कैन बी कंसिडर्ड इन द केस ऑफ। तो जो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट है वह किस केस में कंसिडर किया जाएगा? वन इज द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय व्हाइल इन सर्विस, टोटल मेडिकल अनफिटनेस ऑफ एम्प्लॉय, मेडिकल डिकैटेगराइजेशन विथ मोर देन 5 years ऑफ लेफ्ट ओवर सर्विस, यो ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चाहे वो डेथ ऑफ एम्प्लॉय हो, चाहे वह एम्प्लॉय की डेथ हो, या मेडिकल अनफिटनेस हो, या मेडिकल डिकैटेगराइजेशन हो, इन तीनों केसेस में जो है तो सीजीए वैलिड है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स रिलेट टू द अपॉइंटमेंट मेड ऑफ डिपेंडेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स हु लूज देयर लाइव्स इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी और डाई इन हार्नेस अदरवाइज वाइल इन सर्विस और मेडिकली इनकैपेसिटेटेड और डिकैटेगराइज्ड। ठीक है, तो इन सभी कंडीशंस में जो है तो आपको यहाँ पे सीजीए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑन मेडिकल ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स? सो स्पाउस ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, डिपेंडेंट सिबलिंग्स ऑफ द अनमैरिड एम्प्लॉय, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, स्पाउस कंसीडर कर सकते हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉयज को भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, और डिपेंडेंट सिबलिंग्स ऑफ द अनमैरिड एम्प्लॉयज इनको भी कंसीडर किया जा सकता है। सो आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड और रेलवे एम्प्लॉयज, अगर दोनों जो हैं तो रेलवे एम्प्लॉयज हैं, ऑन हुज डेथ अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स कैन बी गिवन टू द डिपेंडेंट सन और डॉटर। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों रेलवेज एम्प्लॉय हैं और तो इस केस में किसकी डेथ पर जो है तो डिपेंडेंट सन और डॉटर्स को सीजीए मिलेगा। ऑप्शंस की बात करें यहाँ पे तो हस्बैंड, वाइफ, वाइफ और हस्बैंड, हुज एवर डेथ डाइज फर्स्ट। तो इस केस में अगर हम बात करें, नॉर्मली फादर इज टेकन टू बी द ब्रेड विनर ऑफ फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे प्रॉब्लम है ब्रेड विनर की, हु इज द ब्रेड विनर। तो रेलवेज क्या मानती है यहाँ पे कि फादर इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। सो इन द इवेंट ऑफ बोथ वाइफ एंड हस्बैंड और रेलवे एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड एम्प्लॉयमेंट इज परमिसिबल टू अ वार्ड बट नॉट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ ऑफ वाइफ। ठीक है, तो इस केस में अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो इस केस में जो है तो उसके वार्ड को परमिसिबल है कि सीजीए मिल जाए, बट नॉट ऑन अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ वाइफ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज हस्बैंड। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्बैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? नियर रिलेटिव कैन बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। Adopted son or daughter can be considered for appointment on compassionate grounds subject to some conditions. Son-in-law or brother-in-law can be considered for appointment on compassionate grounds. Widow or divorced daughter can be considered for appointment on compassionate grounds. तो यहाँ पर यह जो सन इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का ऑप्शन है यह करेक्ट नहीं है इस केस में। बाकी जो नियर रिलेटिव हो गए, एडॉप्टेड सन और डॉटर हो गए, विडोज डिवोर्स डॉटर हो गए, ये सब जो है तो सीजीए के लिए वैलिड है और कंसिडरेबल है, बट नॉट सन इन लॉ और ब्रदर इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे,
यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है. सो जनरली अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड शुड बी गिवन विद इन डैश डैश ईयर्स, 5 years, 3 years, 2 years, 1 years. तो इस केस में अगर हम कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऑल रिक्वेस्ट फॉर CGA सबमिटेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ और मेडिकल इनवैलिडेशन. ठीक है. सो जितने भी एप्लीकेशंस हैं दे वुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, नॉर्मली विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 5 years. ठीक है. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5 years. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Who is the competent authority to give compassionate grounds appointment in more than 5 years and up to 20 years old cases? अब देखिए 5 years में जनरली तो मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा केस हो गया जिसमें कि 5 साल से अधिक का टाइम लग गया और लगभग 20 साल पुराना केस हो गया. ठीक है. तो बियॉन्ड 5 years एंड अप टू 20 years के केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा जो कि CGA दे सके? PCPO, DRM, CWM, HODs और GM और रेलवे बोर्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज DRM, CWM, HODs. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? DRM, CWM और HODs. DRM इन देयर डिवीजन, CWM इन देयर वर्कशॉप्स, HODs इन देयर हेडक्वार्टर. ठीक है. तो इनके पास जो है तो पावर है फॉर अप टू 20 ईयर केसेस के लिए, ओल्ड केसेस के लिए. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज DRM, CWM और HODs. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Who is the competent authority to give compassionate ground appointment in more than 20 years and up to 25 years old cases? अब यहाँ पे बात हो गई 20 ईयर्स से 25 ईयर्स तक के ओल्ड केसेस के बारे में. कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स अगर देना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? ऑप्शन दिया है PCPO, DRM, CWM और HODs और GM और रेलवे बोर्ड. सो फॉर द बियॉन्ड 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स ओल्ड केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो इट इज़ डिसाइडेड बाई GMs एट देयर पर्सनल लेवल ओनली. सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज इट इज डिसाइडेड बाई GM सर और एट देयर पर्सनल लेवल ओनली. ठीक है. सो जनरल मैनेजर इज राइट आंसर फॉर 20 ईयर्स एंड अप टू 25 ईयर्स ओल्ड केसेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे. Who is the competent authority to give upper age relaxation for appointment in level 1 post on compassionate grounds? मैंने अधिकतर जितने भी पेपर देखे हैं, पेपर को रिव्यूज़ करा है, खासकर आपके जो SWLI के एग्ज़ाम के लिए, वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस पेपर आते हैं, तो उसमें यह क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है. दैट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव अपर एज रिलैक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स. तो यहाँ पे बात की जा रही है अपर एज रिलैक्सेशन की. ठीक है. तो जनरली जो नॉर्मल एज है, प्रिस्क्राइब्ड एज, वो 18 ईयर्स है. ठीक है. ठीक है. 18 ईयर्स इज जब भी कोई अगर माइनर सन है इस केस में या डॉटर है, तो इस केस में अगर वह मेजर हो जाता है, दैट मीन्स व्हाट 18 ईयर्स को क्रॉस कर लेता है या 18 ईयर्स है, तो इस केस में वह वैलिड होता है फॉर CGA. लेकिन अगर किसी को अपर एज रिलैक्सेशन की बात आ गई यहाँ पे फॉर द अपॉइंटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट के लिए, ठीक है, तो इस केस में जो है तो DRM और CWM इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क एरियाज they can give the age relaxation for appointment in level 1 post of the compassionate grounds. So ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, DRM और CWM. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज डी. Who is the competent authority to give upper age relaxation for appointment in level 2 and above post on compassionate grounds? सीनियर DPO, PCPO, GM और DRM. तो यहाँ पे बात की जा रही है अपर एज रिलैक्सेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल 2 एंड अबव पोस्ट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट की. सीनियर DPO, PCPO और GM. ठीक है. तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे
तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज आवर जीएम सर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएम सर जो है तो इसके करेक्ट आंसर होंगे। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव लोअर एज रिलैक्सेशन अप टू 1 ईयर इन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट केसेस? जीएम, पीसीपीओ, एजीएम और डीआरएम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा फॉर गिविंग लोअर एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो लोअर एज रिलैक्सेशन के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लोअर एज रिलैक्सेशन अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर का केस है अगर, तो इस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे दैट विल बी अवर जीएम सर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर गिविंग द लोअर एज रिलैक्सेशन 1 ईयर देयर इज द पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम। पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम इज नेसेसरी। ठीक है, जीएम का पर्सनल अप्रूवल होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव लोअर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड 1 ईयर इन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट केसेस? जीएम, रेलवे बोर्ड, एजीएम और डीआरएम। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे, तो लोअर एज की बात की जा रही है रिलैक्सेशन की, और बियॉन्ड 1 ईयर का केस है। बियॉन्ड 1 ईयर लोअर एज रिलैक्सेशन दैट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो इस केस में जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, दैट मीन्स व्हाट, रेलवे बोर्ड की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव लोअर एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड 1 ईयर इन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट केसेस, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव रिलैक्सेशन फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट केसेस? पीसीपीओ, जीएम, रेलवे बोर्ड और डीआरएम। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो इन नॉर्मल केसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन नॉट रिलैक्स्ड। ठीक है, इन जनरल जो है तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रिलैक्स नहीं किया जाता, बट इफ जीएम फील्स देन रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफिकेशंस, देन इट केस रिफर्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, तो एजुकेशनल केसेस के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, लेकिन अगर जीएम को पर्सनल लेवल पर लगता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं जिसके कारण एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ ढील देना चाहिए, तो इस केस में ऐसे केसेस को है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या रेलवे बोर्ड को रेफर कर देता है। ठीक है, तो इस केस में जो है तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलैक्सेशन के लिए वो है रेलवे बोर्ड होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज रेलवे बोर्ड इधर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कैंडिडेट्स who availed relaxation in educational qualification for appointment on compassionate grounds should acquire the requisite qualification within dash dash years from the date of appointment. 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. अब देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी कैंडिडेट है या वार्ड है, उसको अगर सीजीए चाहिए तो उसके लिए जो भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस है उसको कितने समय पर जो है तो उसको फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट हासिल करना होगा या अवेल करना होगा। 1 year, 2 year, 3 year और 5 year. So the period for acquiring the qualification will be a 2 year. So इसका आंसर क्या हो जाएगा, that will be a 2 years. So ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 years from the date of appointment. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? कौन सा फॉल्स है यहाँ पे? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है फॉल्स स्टेटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड शुड बी गिवन ओनली इन रिक्रूटमेंट ग्रेड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट जो भी कंपैशनेट ग्राउंड्स के अंदर मिलेगा वो आपको रिक्रूटमेंट ग्रेड्स के अंदर ही मिलेगा। तो ग्रेड्स इन विच अपॉइंटमेंट कैन बी मेड ऑन सीजीए, तो ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑन सीजीए मेड ओनली ऑन रिक्रूटमेंट ग्रेड्स, तो ये थंब रूल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको जो है तो डायरेक्ट
सपोज आपने मैकेनिकल CNW के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपको डायरेक्ट क्या सीनियर TCN की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सीनियर TCN पर रिक्रूटमेंट नहीं होता। जनरली जो रिक्रूटमेंट होता है वो आर्टिजन कैटेगरी में टेक्नीशियन 3 लेवल से स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रमोट होते हैं टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 1 और सीनियर TCN बनते हैं। तो इस केस में जो भी रिक्रूटमेंट ग्रेड्स पर अपॉइंटमेंट होता है उसी ग्रेड पर ही अपॉइंटमेंट होगा। या लाइक जैसे मैंने बात करा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट केस में अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो एज पर अगर वह डिप्लोमा है उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो उसको JEE की पोस्ट दी जाती है थ्रू RRB। ठीक है, तो इस केस में अगर कोई CGI अपॉइंटी है उसने BTech कर रखा है सपोज, तो ऐसा नहीं है कि उसको SSC की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इस केस में उसको जो है ही इज नॉट कंसिडर फॉर ग्रेड्स हायर देन JEE और 4200 ग्रेड पे और लेवल 6। ठीक है, सो CGI अपॉइंटी अगर उसने BTech कर रखा है तो इस केस में उसको 4200 ग्रेड पे से ज़्यादा की पोस्ट नहीं मिलेगी, तो इस केस में उसको JEE ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम एजुकेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज पास इज इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, ये भी सही है। इफ द कैंडिडेट इज हैविंग इंजीनियरिंग डिग्री ही और शी कैन बी कंसीडर फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ JEE, बिल्कुल सही है, दैट इज 4200 ग्रेड पे। ठीक है, अप टू 4200 ग्रेड पे और लेवल 6 PLPM 6। वार्ड ऑफ ग्रुप D एम्प्लॉय शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट इन ग्रुप D पोस्ट ओनली। तो इस केस में यहाँ पे जो है तो बोला जा रहा है कि कोई वार्ड ऑफ ग्रुप D एम्प्लॉय है, ठीक है, वार्ड ऑफ ग्रुप D एम्प्लॉय है और तो उसको ग्रुप D की पोस्ट मिलेगी, यह गलत है। ठीक है, तो इस केस में जो है तो वह एम्प्लॉयज़ के या जो भी वार्ड है उसके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, सो इट इज़ फॉल्स। ऑप्शन नंबर D जो है तो फॉल्स होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर D इसका फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अब यहाँ पे प्रायोरिटी की बात आ रही है कि किसको प्रायोरिटीज मिलेगी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपैशनेट ग्राउंड केस में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रायोरिटीज। ठीक है, तो इस पर हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सो द केसेस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय हु डाइज और क्रिपल्ड, क्रिपल्ड मतलब एक तरह से अपंग हो जाना, किसी काम लायक न रहना। सो केस ऑफ या डिसेबल्ड जिसको बोलते हैं, केस ऑफ dependent of employees who dies or crippled in the course of duty comes under priority for appointment on compassionate ground। जिसका आंसर हो जाएगा दैट इज प्रायोरिटी फर्स्ट, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ compassionate ग्राउंड। ठीक है, एक डेथ केसेस हो गया और क्रिपल्ड हो गया वाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, अगर किसी की डेथ जो है तो ऑन ड्यूटी हुई है और ही हैज परमानेंट ही मेट विद परमानेंट डिसेबलमेंट ऑन ड्यूटी, तो इस केस में जो है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। केस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय हु डाइज इन हार्नेस एज ए रिजल्ट ऑफ रेलवे और अदर एक्सीडेंट्स व्हेन ऑफ ड्यूटी कम्स अंडर प्रायोरिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स। तो यहाँ पे ऑफ ड्यूटी की बात हो रही है, तो इस केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, वाइल ऑफ ड्यूटी अंडर, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। ऑन ड्यूटी वाले को फर्स्ट, ऑफ ड्यूटी वाले को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी इन डेथ केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। केस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉय हु डाइज इन सर्विस और टोटली इनकैपेसिटेटेड। ठीक है, while in service irrespective of the period of service left to reach the age of superannuation or earning retirement benefits full comes under priority dash dash for appointment on compassionate grounds। so priority second, priority third A, priority third B और priority 4। priority 1 और priority 2 हमने देख ली। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे तो जो भी एम्प्लॉयज है हु डाइज इन सर्विस और टोटली इनकैपेसिटेटेड while in सर्विस, ठीक है, तो इस केस में उसको प्रायोरिटी थर्ड ए पर रखा जाएगा, दैट इज प्रायोरिटी थर्ड ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक केस हो गया, दैट इज उसका जो सर्विस है वह लेस देन 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस है, लेस देन 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, तो इस केस में वह प्रायोरिटी थर्ड ए पर रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। केस ऑफ द डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉयज हु इज मेडिकली डिकैटेगराइज्ड विथ लेस देन 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कम अंडर। ठीक है, सॉरी, इस केस में जो है तो प्रायोरिटी थर्ड ए हो गया,
ठीक है, प्रायोरिटी थर्ड ए का जो केस है तो ये हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे तो केस ऑफ डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय हु इज मेडिकली डीकैटेगराइज, ठीक है, मेडिकल डीकैटेगराइजेशन का केस है, सॉरी मेडिकल डीकैटेगराइजेशन का केस अगर बात करें विथ लेस देन 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है तो वह प्रायोरिटी थर्ड बी पर आएगा। ठीक है, इस केस में जो है तो वह प्रायोरिटी थर्ड बी का केस रहेगा। ठीक है, मेडिकल डीकैटेगराइजेशन है विथ लेस देन 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। नेक्स्ट है तो केस ऑफ डिपेंडेंट of employee who is medically decategorized with more than 30 years of qualifying service under priority for appointment on compassionate grounds, तो यह प्रायोरिटी 4 आएगा। ठीक है, प्रायोरिटी 4, सो डिपेंडेंट ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग मेडिकली डिकेटेगराइज्ड विथ मोर देन 30 years of qualifying service that comes under priority 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स इन प्रायोरिटी 1 केसेस शुड बी गिवन विद इन डैश डैश 1 day 1 week 1 month 3 month। तो जो प्रायोरिटी 1 केसेस हैं जिसमें कि जो डेथ हो रहा है एम्प्लॉयज़ का और परमानेंटली क्रिपल्ड हो रहा है, ठीक है, वाइल ऑन ड्यूटी। ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे तो अपॉइंटमेंट उसके ऑन कंपैशनेट ग्राउंड शुड बी गिवन विद इन 1 month। ठीक है, सो इसके लिए जो टाइम लिमिट ऑफ 1 month है प्रायोरिटी 1 केसेस में। और इसके अलावा जो प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 के केसेस हैं, ठीक है, जिसमें कि ऑफ ड्यूटी डेथ हो रहा है या परमानेंटली क्रिपल्ड हो रहा है या सपोज who die in harness as a result of railway or other accidents while off duty केसेस में, और dies in service और totally incapacitated हो रहा है या मेडिकली डिकेटेगराइज हो रहा है फॉर लेस देन 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस और मेडिकली डिकेटेगराइज हो रहा है फॉर मोर देन 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, दैट इज कैटेगरी 2 3 4। तो इस केस में जो टाइम लिमिट है दैट इज 3 months। ठीक है, तो फॉर कैटेगरी 2 3 4 केसेस के लिए और प्रायोरिटी 2 3 4 केसेस के लिए जो है वह 3 months का टाइम लिमिट डिसाइड किया हुआ है। सो टाइम लिमिट फॉर 1 month शुड बी ऑब्जर्व्ड विच within which appointment should be given in priority 1 cases while 3 months in the case related to priority 2nd 3rd and 4th subjects to vacancies being available। So correct answer is C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। whose approval is required to give appointment to the post of SSE in level 7 on compassionate grounds। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे लेवल 7 की, तो लेवल 7 के केस में जो है तो अपॉइंटमेंट के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे जीएम सर होंगे। ठीक है, जीएम सर इज राइट आंसर। फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने अभी आपको जो है तो लेवल 2 पोस्ट के लिए अभी जीएम सर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बताया था, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे तो अप टू लेवल 6, क्योंकि यहाँ पे रेलवेज के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है। ठीक है, तो अप टू लेवल 6 के केस में जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे ऑन कंपैशनेट ग्राउंड उनके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह डीआरएम साहब होंगे। ठीक है, तो उस केस में अगर लेवल 2 पर रिक्रूटमेंट है तो इस केस में ये जीएम सर नहीं होंगे बल्कि डीआरएम सर ही इसका राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो शायद से पिछले क्वेश्चंस में जो है तो मैंने अभी लेवल 2 के लिए, लेवल 1 के लिए तो डीआरएम सर हैं ही, साथ में अप टू लेवल 1 टू लेवल 6, लेवल 1 टू लेवल 6 तक के जितने भी केसेस होंगे उन सभी केसेस में डीआरएम सर ही उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे अप टू लेवल 6, दैट इज डीआरएम सीडब्ल्यूएम और एचओडीज विल बी द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, लेकिन जब लेवल 7 की बात आएगी दैट मीन्स 4200 ग्रेड पे तक के लिए, है ना, मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट ग्रेड्स के अंदर अप टू 4200 ग्रेड पे तक के लिए डीआरएम सीडब्ल्यूएम या एचओडीज ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे कि लेवल 2 के लिए मैंने जीएम सर का नाम बताया जबकि जीएम सर राइट आंसर नहीं होंगे, दैट विल बी डीआरएम। ओके, सो लेवल 7 के लिए जरूर जीएम सर राइट आंसर होंगे। ठीक है, सो ओनली जीएम रेलवेज हैज़ द पावर टू अपॉइंट टू पोस्ट ऑफ एसएससी इन लेवल 7 ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी ग्रेड से जुड़ा हुआ है कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरली एसएससी 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट होती है। ठीक है, इसके पैरेलल में अगर बात करें तो जैसे सीएलए की पोस्ट हो गई, ठीक है, चीफ लॉ असिस्टेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट हो गई या स्टाफ नर्स की पोस्ट हो गई या टीचर की पोस्ट हो गई इन द स्कूल, रेलवे स्कूल्स के अंदर, तो इन सब की जो 4600 ग्रेड पे होती है। ठीक है, सो जनरली सीजीए
जो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का पोस्ट है वो है एसएससी ग्रेड, दैट मीन्स सीजीए इनटू एसएससी ग्रेड। जनरली उसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है, कि उसमें जो है तो एसएससी ग्रेड के अंदर जो है तो सीजीए अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। बट इन रेयर केसेस, मैंने बताया हमेशा बट रहेगा, ठीक है। सो बट इन द रेयर केसेस उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो एक एसएजी कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, एसएजी कमेटी। दिस एसएजी कमेटी विल बी नॉमिनेटेड बाय जीएम, ठीक है। और इस एसएजी कमेटी के रिकमेंडेशन पर 3 मेंबर की एक एसएजी कमेटी बनाई जाएगी। इस एसएजी कमेटी के रिकमेंडेशंस पर जो है तो जो भी फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होना चाहिए उसके लिए। अगर यह एसएजी कमेटी रिकमेंड करती है कि हाँ यह वार्ड ऑफ द एम्प्लॉय जो है वह फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, और इस केस में वह मतलब इस पोस्ट का हकदार है, ठीक है, तो इस केस में अप्रूवल फॉर सीजीए उसको मिलना चाहिए। तो जीएम उसको रिकमेंड करेंगे और वह उसके लिए नामित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जीएम हो जाएंगे। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एसएजी कमेटी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, कैंडिडेट्स रिकमेंडेड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं यहाँ पे, एक होता है हमारे रेलवेज के अंदर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट है, दैट इज द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लाइक आरपीएफ की अगर बात करें, ठीक है, तो इस केस में अगर कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट चाहिए तो 4200 गेट पे के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे, हमारे डीआरएम साहब होंगे या सीडब्ल्यूएम साहब होंगे। लेकिन यह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ में थोड़ा अलग सा है। अप्रूवल फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन 4200 ग्रेड पे इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो लेवल 6 की पोस्ट में अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सीजीए हो रहा है तो इस केस में पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम चाहिए, ठीक है। तो जीएम सर ही इसको रिकमेंड करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के केस में आरपीएफ के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आरपीएफ लेवल 6 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 4200 गेट पे जीएम सर का पर्सनल अप्रूवल नेसेसरी है और इसको डेलीगेट नहीं किया गया है। दैट मीन्स व्हाट, इस पावर को जो है यह जीएम सर से नीचे नहीं गई है, दैट इज जीएम इज नॉट डेलीगेटेड दिस पावर फर्दर। सो जीएम का पर्सनल अप्रूवल यहाँ पे नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द जूनियर क्लर्क्स और सीनियर क्लर्क्स और कॉमर्शियल क्लर्क्स। तो कहने का मतलब एक वर्ड में या एक लाइन में बोले यहाँ पे, तो जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है, जो मिनिस्ट्रियल कार्डर्स है। सो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू द मिनिस्ट्रियल कार्डर्स शुड acquire typing skills within a period of dash dash from the date of appointment. तो candidates provisionally appointment on compassionate ground in ministerial cadre who fails to acquire typewriting proficiency in stipulated period, तो उनको किसमें शिफ्ट कर दिया जाता है, नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर और नॉन कॉमर्शियल कैडर के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस में जो है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उनको यह जो प्रोफिशिएंसी है, दैट इज़ वॉट टाइप राइटिंग प्रोफिशिएंसी, उसको हासिल करना होता है। सो इसके लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है, दैट इज़ 2 years। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, Who is the competent authority to give appointment on compassionate grounds to married daughter of employee working in division or workshops? तो यहाँ पे मैरिड डॉटर के बारे में बात हो जा रही है, ठीक है। तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स मैरिड डॉटर के केस में कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, इसके बारे में बात की जा रही है। रेलवे बोर्ड, जीएम, पीसीपी और डीआरएम सीडब्ल्यूएम। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डीआरएम सीडब्ल्यूएम, ठीक है। डीआरएम सीडब्ल्यूएम कैन give the appointment on compassionate ground to the married daughter of employee working in division or workshop। So ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव अपॉइंटमेंट ऑन compassionate grounds to the dependent divorced widowed daughter of employees working in divisions or workshops, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, हाउ मेनी चांसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So how many chances can be given to the son or daughter of ex-employees to
qualify in the suitability test for the appointment on compassionate grounds. तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स का जो भी अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए 3 मेंबर्स की एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 3 मेंबर्स की एक क्या बनेगी, स्क्रीनिंग कमेटी, और यह स्क्रीनिंग कमेटी जो होगी उसकी सूटेबिलिटी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो 3 मेंबर्स का जो स्क्रीनिंग कमेटी होगा उसमें जो है सीनियर स्केल लेवल के ऑफिसर्स कम से कम रहने चाहिए, सीनियर स्केल, और एक मेंबर जो है इसका वह पर्सनल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। ठीक है, सो कमेटी ऑफ स्क्रीनिंग कमेटी हैविंग 3 सीनियर स्केल ऑफिसर्स, वन ऑफ whom शुड बी अ पर्सनल ऑफिसर्स। तो जो भी अप्लाइड कैंडिडेट्स होंगे, ठीक है, तो उनको सुटेबिलिटी टेस्ट में अपीयर्स होने का चांसेस मिलता है। सो मैक्सिमम 3 नंबर ऑफ चांसेस मिलते हैं किसको, वार्ड्स को, दैट मीन्स वॉट डिपेंडेंट्स को, एंड मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ चांसेस मिलते हैं टू विडो और वाइफ्स को। ठीक है, फॉर द सुटेबिलिटी टेस्ट दैट मे बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो हाउ मेनी चांसेस कैन बी गिवन टू द सन और डॉटर ऑफ द एक्स एम्प्लॉय टू क्वालिफाई इन द सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। क्योंकि सन और डॉटर्स आर डिपेंडेंट, सो इस केस में उसको 3 चांस मिलेंगे। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 4 चांसेस कैन बी गिवन टू वाइफ और विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय फॉर क्वालिफाइंग इन द सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। ठीक है, 3 चांसेस मैंने बताया आपको डिपेंडेंट्स को मिलते हैं और 4 चांसेस मिलते हैं विडो और वाइफ को। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेकेंड चांस अगर बात करें तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे DRM, CWM और HODs होंगे। तो DRM, CWM और HODs इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव सेकेंड चांस टू द सन और डॉटर और वाइफ और विडो ऑफ द एक्स एम्प्लॉय टू क्वालिफाइंग इन द सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। तो सेकेंड चांस की बात करें अगर, तो DRM, CWM और HODs फॉर टू क्वालिफाई इन द सुटेबिलिटी टेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। जो थर्ड चांस मिलेगा टू द वार्ड और विडो और वाइफ, उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे वह GM सर होंगे। तो GM इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव थर्ड चांस टू द वार्ड ऑफ द एक्स एम्प्लॉय और विडो और वाइफ ऑफ द एक्स एम्प्लॉय, याद रखिए। इसके बाद थर्ड चांस हो गया यहाँ पे, और फोर्थ चांस के लिए भी GM सर होंगे। ठीक है, फोर्थ चांस जो है तो किसको मिलेगा, विडो और वाइफ को मिलेगा। ठीक है, सन और डॉटर को इस केस में फोर्थ चांस नहीं मिलेगा। तो GM इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव थर्ड चांस किसको, सन और डॉटर को। ठीक है, सन और डॉटर और वाइफ को इसके से। एंड फोर्थ चांस फॉर विडो और वाइफ रिक्वायर पर्सनल अप्रूवल ऑफ GM फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पैशनेट ग्राउंड्स। सो GM तक के लिए जो है तो यह पावर डेलीगेट रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, हुज अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू गिव अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड इन मोर देन 25 ईयर ओल्ड केसेस। तो अभी हमने देखा था कि 5 ईयर से 20 ईयर्स के केस में DRM साहब जो है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे। 20 ईयर से 25 ईयर केस में GM सर का पर्सनल अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन यहाँ पे मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड केसेस आ गए, तो बियॉन्ड 25 ईयर्स ओल्ड केसेस में विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ऑन पर्सनल रिकमेंडेशंस ऑफ GM, तो देयर इज द रिक्वेस्ट फॉर CGS। ठीक है, कॉम्पैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट के केसेस हैं जिसमें बियॉन्ड 25 ईयर्स की रिक्वेस्ट आई है। तो इस केस में मैंने आपको बताया अभी प्रायर अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ऑन पर्सनल रिकमेंडेशंस ऑफ GM। तो इस केस में रेलवे बोर्ड इसके राइट आंसर हो जाएंगे, दैट इज मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड केसेस के अंदर रेलवे बोर्ड ही डिसाइड करेगा उसको कि उसको अपॉइंटमेंट देना है या नहीं देना है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, DRM and CWM can give appointment on compassionate grounds to the post or post ins level 1 only, level 1 to 5, level 1 to 6, level 1 to 7। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज अप टू लेवल 1 to 6। सो लेवल 1 से अप टू 4200 ग्रेड पे, दैट इज व्हाट अप टू लेवल 1 से लेवल 6 तक के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं अपने रीजन्स के अंदर DRM और CWM गिव द अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। GM is the competent authority to give appointment on compassionate ground to the post in level 7। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी
to give appointment on compulsory grounds to the wife or wards of the employee of division or workshops who died or permanently crippled in the course of duty in the ministerial cadres. अब यहाँ बात हो रही है मिनिस्ट्रियल कैडर्स की। मिनिस्ट्रियल कैडर्स मतलब आपका जूनियर क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क हो गया या कॉमर्शियल क्लर्क हो गया। तो इस केस में अगर कोई एम्प्लॉय है वह डिवीजन और वर्कशॉप के अंदर डाई कर गया, परमानेंटली क्रिपल्ड हो गया इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, नो अपॉइंटमेंट इन मिनिस्ट्रियल कैडर्स इज गिवन, जीएम, डीआरएम और सीडब्ल्यूएम और पीसीपीओ। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डीआरएम और सीडब्ल्यूएम। So DRM in their division, CWM in their workshops can give the appointment on compassionate grounds to the wife or wards of the employee of who died or permanently crippled in course of duty in ministerial cadres. So option नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। In the course of missing employee, appointment on compassionate grounds to the spouse or son or daughter can be considered after dash dash from the date of missing. Very very important। ठीक है, इन केस ऑफ मिसिंग अगर बात करें यहाँ पे तो मिसिंग एम्प्लॉयज का केस आ गया। तो in the case of missing employee, appointment on compassionate grounds to the spouse or son or daughter can be considered after 2 years. What? 2 years from the date of missing. So option number D इसका right answer हो जाएगा। So in the case of missing employee, after a lapse of at least 2 years, at least. So at least, the word is at least. At least 2 years from the date of missing. So इस केस में कुछ टर्म्स हैं जिसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे केसेस जिसके अंदर हु हैड लेस देन 2 years टू रिटायर, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है जिसके रिटायरमेंट के केवल 2 साल ही बचे हुए हैं, ठीक है, उसकी 2 साल की सर्विस बची हुई है, तो इस केस में उसको जो है तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, उसके जो वार्ड्स हैं उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। अगर उसको 2 साल ही बचे हुए हैं सर्विस को और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में उसके वार्ड या जो भी डिपेंडेंट है उसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा कोई एम्प्लॉय दैट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग कमिटेड फ्रॉड और फ्रॉड किया है उसने, या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है, या सपोज वह मनी लॉन्ड्रिंग करके अब्रॉड चला गया है, या नॉर्मल केसेस में भी अब्रॉड चला गया है, तो ऐसे केसेस में भी जो है उस मिसिंग एम्प्लॉयज़ के वार्ड्स को जो है तो कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मिसिंग एम्प्लॉयज़ के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे दैट विल बी डीआरएम, सीडब्ल्यूएम और एचओडीज होंगे। तो डीआरएम, सीडब्ल्यूएम और एचओडीज ही जो हैं तो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। सो सर्विसेज, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो सर्विसेज ऑफ वार्ड्स और विडोज विल बी टर्मिनेटेड इन केस मिसिंग रेलवे एम्प्लॉयज़ अवेलेबल सब्सिक्वेंटली। तो जैसे ही अगर वह मिसिंग जो भी मिसिंग एम्प्लॉयज़ था दैट गॉन मिस्टर इंडिया, ठीक है, जो कि मिस्टर इंडिया हो गया था एक टाइम के लिए, अगर वह फिर से आ जाता है पिक्चर में, तो इस केस में जो भी सर्विसेज ऑफ वार्ड्स और विडोज जिसको मिली है वह उससे उसकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, दैट विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 2 years इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डीआरएम, सीडब्ल्यूएम जो है तो इसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? What? Second wife and her children are not eligible for appointment on compassionate ground. Near relatives are eligible for appointment on compassionate ground if the deceased employee does not have children and his wife is not willing to take appointment. Illiterate wife or widow of ex-employee can be appointed in level 1 post, which can be managed without any educational qualification. If a candidate recruited through RRB RRC dies while undergoing mandatory training, the spouse of such candidate can be considered for appointment on compassionate grounds by GM. तो इस क्वेश्चन में जो है तो कई एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स जो है कवर हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट, सेकेंड वाइफ एंड हर चिल्ड्रन आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। तो चिल्ड्रन बोर्न टू सेकेंड वाइफ मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर CGA इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन टू हिज फ्रॉम फर्स्ट वाइफ और हर चिल्ड्रन। ठीक है, अगर उसके पहले वाइफ या उसके बच्चे से उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, तो इस केस में जो है तो सेकेंड वाइफ या उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट का लाभ मिल जाएगा।
सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो यह करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी फॉल्स जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम ऑप्शन सी पर आते हैं। इलिटरेट वाइफ और विडो ऑफ एक्स एम्प्लॉय कैन बी अपॉइंटेड इन लेवल 1 पोस्ट विच कैन बी मैनेज्ड विदाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो भी इलिटरेट वाइफ और विडोज हैं ऑफ एक्स एम्प्लॉय कैन बी अपॉइंटेड इन लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, तो विदाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो नो मिनिमम, मैंने बताया यहाँ पे नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में दिए जाते हैं। सो फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ विडोज ऑन कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट इन ग्रुप डी दैट इज लेवल 1 नो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो इस केस में सपोज उसको जो है तो रिटायरिंग रूम अटेंडेंट हो गया, रिटायरिंग रूम अटेंडेंट का केस हो गया, या स्वीपर वुमेन का केस हो गया, ये CNW खलासीज का केस हो गया, या आया एंड फीमेल सैनिटरी क्लीनर्स हो गए इन रेलवे हॉस्पिटल एंड रेलवे स्कूल्स के अंदर। तो ऐसे पोस्ट जो हैं तो लेवल 1 की कैटेगरीज में ऐसे अपॉइंटीज को दिए जा सकते हैं। एंड ऑल अपॉइंटमेंट ऑन CGA मेड ओनली with the help of these level 1 post for illiterate wife or widows of ex-employee. So option number C भी correct answer होगा यहाँ पे। If the candidates recruited through RRB or RCs dies while undergoing mandatory training, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डेथ या कोई मेडिकल इनकेपेसिटेशन हो गया ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटेड ट्रेनी का। ठीक है, विद चाहे वो RRB का एग्जाम दे के आया हो या RRC का एग्जाम दे के आया, RRC के अंडर एग्जाम दे के आया हो, तो अगर इस केस में वो डाई कर जाता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग्स, तो स्पाउस ऑफ सच ट्रेनी एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर CGA विथ पर्सनल अप्रूवल ऑफ GM। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस केस में अगर उसकी शादी नहीं हुई है, दैट मीन्स अगर उसके स्पाउस नहीं है, तो इस केस में जो भी अनमैरिड कैंडिडेट है, ट्रेनी है, और उसने किसी वार्ड का नाम दिया है, दैट मीन्स वार्ड और डिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल एम्प्लॉय मे बी कंसीडर फॉर CGA विद अ पर्सनल अप्रूवल ऑफ GM। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए यहाँ पे। अनमैरिड अगर कैंडिडेट है तो इस केस में उसके जो वार्ड है, ठीक है, दैट मे बी कंसीडर्ड फॉर CGA अपॉइंटमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नियर रिलेटिव जो है तो ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नियर रिलेटिव का केस, नियर रिलेटिव और एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑन compassionate grounds if the deceased employee does not have children or his wife is not willing to take appointment। ठीक है, तो देयर इज ऑलवेज अ केस ऑफ डिपेंडेंट नॉट नियर रिलेटिव। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का जो है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मास्टर सर्कुलर नंबर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड 15, 16, 17, 31। तो इसके लिए जो मास्टर सर्कुलर है दैट इज 16। ठीक है, सो MC16 इज रिलेटेड टू व्हाट? मास्टर सर्कुलर दैट इज ऑन अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। सो कुछ मास्टर सर्कुलर की बात कर लेते हैं। तो मास्टर सर्कुलर 15 है दैट इज रिलेटेड टू कैजुअल लीव। मास्टर सर्कुलर 16 दैट इज अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। मास्टर सर्कुलर 17 असिस्टेंस टू रेलवे एम्प्लॉयज फॉर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, दैट इज CEA। तो CEA 17। 31 ये आपके एग्जाम में आ चुका है। 31, 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रमोशन ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ टू सिलेक्शन पोस्ट दैट इज रिलेटेड टू 31। एंड 37 दैट इज प्रमोशन ऑफ नॉन गैजेटेड स्टाफ टू नॉन सिलेक्शन पोस्ट 37। 35 क्या है? दैट इज रिटायरमेंट। तो इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चंस जो है तो हमने बहुत कम समय में इस इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कवर किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर थोड़ा बोरिंग लग रहा हो तो उसे आप 2 टाइम्स की स्पीड से, या आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो उसको 2 टाइम्स की स्पीड से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, एंड आपको आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेस। हैव अ गुड लक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। आप नए टॉपिक्स का सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट